तो दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हमने इंडिया नेपाल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी और जो इंडिया नेपाल के बीच हाइड्रो पावर कोऑपरेशन को लेकर के जितने भी मुद्दे हैं उन सबको पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देख लें, ताकि आपका बेसिक जो है वो इंडिया नेपाल का क्लियर हो जाए। जो मेन इशू है इंडिया नेपाल के बीच में वो यहाँ से शुरू होता है 2007 से 2015 और उसके बाद से अभी तक का जितना भी इशू है आज के वीडियो में हम इंडिया नेपाल में ये कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से तीन चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नेपाल का, दूसरा है काला पानी को लेकर के जो विवाद है उसको, तीसरा है इंडिया और नेपाल के बीच में जो चाइना फैक्टर है, चाइना फैक्टर को समझेंगे कि किस तरह से चाइना आज के समय नेपाल को इन्फ्लुएंस कर रहा है और नेपाल इंडिया के खिलाफ एक्ट कर रहा है। और चौथा हम इसमें लास्ट समझेंगे वो है वे फॉरवर्ड कि इंडिया नेपाल के रिलेशंस को दोबारा से ठीक कैसे किया जा सकता है। और इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को समझना है तो हमें नेपाल का कुछ स्पेसिफिक पार्ट हिस्ट्री का देखना होगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि नेपाल में आज के समय जो भी सिचुएशन है उसका पूरा जड़ कहाँ है। तो बात शुरू होती है 1990 से। 1990 में क्या हुआ, नेपाल में पहली बार मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की स्थापना की गई। जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आया तो उसके 6 साल भी नहीं बीते थे कि नेपाल में माओवादियों का इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया। माओवादी सत्ता को हथियाने में आपको मालूम है कि हर जगह इंसर्जेंसी का प्रयोग करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सत्ता पर किसी तरह से कब्जा कर सकें। तो नेपाल में भी 1996 के आसपास से ये घटना शुरू हो गई थी और इसका नेपाल के पॉलिटिक्स पर सबसे गंदा प्रभाव ये पड़ा कि लगातार प्रधानमंत्री बदलते चले गए। 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, कभी कभी तो 2-3 महीने में भी नेपाल का एक प्रधानमंत्री बदल जाता था। तो इस वजह से नेपाल में पूरी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। तो इंसर्जेंसी तो चलता रहा, लेकिन साल 2001 में नेपाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई। नेपाल के राजा को उनके परिवार के 8 सदस्यों के साथ उनके ही महल में मार दिया गया। जिनकी हत्या हुई उनका नाम था किंग बीरेंद्र, और किंग बीरेंद्र की हत्या के बाद किंग ज्ञानेंद्र नए राजा बने। अब ज्ञानेंद्र सत्ता में तो आ गए, पर उन्हें यह डेमोक्रेसी को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तो साल 2005 में रिबेल्स से लड़ने के नाम पर कि मुझे ज्यादा पावर्स की जरूरत है ताकि मैं रिबेलियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ सकूं, इन्होंने क्या किया कि नेपाल में तख्ता पलट कर दिया और खुद वहां की सत्ता पर काबिज हो गए। अब जैसे ही यह घटना हुई कि डेमोक्रेसी को हटा करके राजा गद्दी पर बैठ गया, तो ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे और ये जिनसे आज तक ये दोनों लड़ रहे थे, माओइस्ट थे, माओवादी थे, ये दोनों दोस्त हो गए। इन दोनों ने मिल करके 2 साल के अंदर नेपाल के राजा को हटा दिया गद्दी से। और नेपाल के राजा को गद्दी से हटाने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि अब एक नया संविधान बनाया जाए नेपाल के लिए। तो संविधान बनने का काम शुरू हुआ। साल 2007 में संविधान बनने का काम शुरू हुआ और 8 साल लग गए संविधान को पूरा होने में। साल 2015 में संविधान पूरा हुआ, लेकिन इसमें एक गेम ये था, साल 2007 से साल 2013 के बीच में जो संविधान सभा बनी थी उसे भंग कर दिया गया और जल्दी जल्दी में 2 साल में 2013 से 2015 तक में एक नया संविधान बना दिया गया। अब इस संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो वहां के कुछ समुदायों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जिसमें से सबसे बड़ा समुदाय था ये मधेसी। अब इसका क्या कहानी है मैं आपको मैप में समझाता हूं। ये देख रहे हैं आप मैप, ये साल 2015 में जब नया संविधान बना उसके बाद का मैप है। इसमें नेपाल को 7 प्रोविंसेस में बांटा गया, 7 अलग अलग प्रोविंसेस बनाए गए। और इसको देख करके आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि जो ये ऊपर का एरिया है इसमें बड़े बड़े राज्यों को रखा गया और नीचे केवल 2 राज्य रखे गए हैं, वो भी साइज में ज्यादा बड़े नहीं है। और इस रीजन में, ये जो नीचे का पूरा रीजन है, इस रीजन में रहते हैं मधेसी समुदाय के लोग। अब इन मधेसी समुदाय के लोगों के साथ एक बड़ी समस्या ये थी कि इनका पहले से भी पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब पॉलिटिक्स में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण ये पहले से ही नाराज चल रहे थे। अब जब ये नया संविधान बना तो ये स्पष्ट हो चुका था कि मधेसी समुदाय के लोगों को ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला भी नहीं है। इसके पीछे एक और रीजन था, वो रीजन था नेपाल के नए पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसा था ये मैं आपको समझाता हूं। अब 2015 के बाद जो नेपाल में न्यू पार्लियामेंट बना उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। अपर हाउस में 7 प्रोविंसेस को बराबर सीटें दी गई। अब आप मैप को याद करिए कि 7 प्रोविंसेस में सारे बड़े बड़े प्रोविंसेस जहां पर कि मधेसीज का कोई डोमिनेशन नहीं हो पाता, उन सबको ऊपर रखा गया था। उसमें से 5 प्रोविंस तो सीधे सीधे ऊपर थे। मतलब कि अपर हाउस में साफ तौर पर जो बहुन क्षेत्रीय समुदाय है
उसका वर्चस्व हो जाता। और लोअर हाउस में एक और गेम किया गया। लोअर हाउस जो था नेपाल का, उसमें टोटल 165 सीट थी। 165 में से 100 सीट अपर एरियाज के लिए रख दिया गया, जो नॉर्दर्न एरिया है नेपाल का ऊपरी हिस्सा, जहां पर कि बहुन क्षेत्रीय अधिक संख्या में है, और नीचे के क्षेत्र में जहां मधेसी बहुत ज्यादा मात्रा में है, वहां सिर्फ 65 सीटें दी गई। तो दोनों तरीके से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि हम मधेसीज को ज्यादा अधिकार नहीं देने वाले हैं, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो खास तौर पर मधेसीज को मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा एक और इशू था। साल 2007 में लगभग 3 मिलियन मधेसी समुदाय के लोगों को सिटीजनशिप दिया गया था नेपाल का। लेकिन जब संविधान बना, तो संविधान बनने के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया कि ग्रुप ए लेवल की जो सर्विसेज है, उसमें जो न्यूट्रलाइज सिटीजन्स है, यानी कि जो लंबे समय तक नेपाल में रहने के बाद जिन्हें सिटीजनशिप दी गई है, उन्हें हम ग्रुप ए लेवल की सर्विसेज में नौकरी नहीं देंगे। तो इस वजह से जो मधेसी समुदाय नेपाल में रह रहा था, उन लोगों ने एक ह्यूज प्रोटेस्ट 2015 में शुरू किया। अब इस प्रोटेस्ट के पीछे मधेसी समुदाय की मुख्य रूप से दो मांगे थी। पहली मांग थी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, और दूसरा था कि एक यूनिफाइड मधेसी स्टेट बनाया जाए जहां मधेसी समुदाय का मेजोरिटी हो। साथ में जो 3 मिलियन मधेसी समुदाय के लोगों को सिटीजनशिप दी गई थी, उन 3 मिलियन लोगों को भी यह अधिकार हो कि वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं नेपाल में। अब जैसे ही यह संविधान 2015 में प्रभाव में आया, तो मधेसी समुदाय के लोगों ने एक बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण एक समस्या ये क्रिएट हो गई कि जो ट्रांसपोर्टर्स थे, जो इंडिया से फ्यूल और बाकी के जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज और गुड्स थे, इसे लेकर के नेपाल जाया करते थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट को देखते हुए सामान लेकर नेपाल जाने से इनकार कर दिया। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एक तरह का अनऑफिशियल ब्लॉकेट था बाय इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन भारत सरकार ने कोई ऑफिशियली इसे ब्लॉकेट लगाया नहीं था। हालांकि हर व्यक्ति ये जानता है कि ये ब्लॉकेट गवर्नमेंट के ही इशारे पर हुई थी, लेकिन अगर एग्जाम में आपको लिखना हो तो आप ब्लॉकेट का यूज मत करिएगा, आप इस पूरे टर्म का यूज करिएगा कि अनऑफिशियल ब्लॉकेट था। सरकार ने इसके लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की थी, कोई आदेश नहीं दिया था कि हम ब्लॉकेट लगा रहे हैं। और कहा यह गया कि जो ट्रक मालिक हैं, उन लोगों ने नेपाल सामान ले जाने से इनकार कर दिया। अब इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था? इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट था इस पूरे मामले पर कि इंडिया ऑब्जर्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यहां याद रखने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने नेपाल को बधाई नहीं दी थी इस संविधान को लेकर के। इंडिया ने सिंपली कहा था कि वी ऑब्जर्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही यह घटना हुई, नेपाल के नेताओं ने तुरंत यह कहना शुरू कर दिया कि भारत नेपाल के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी कर रहा है और जानबूझ करके भारत ने ब्लॉकेट लगाया। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये पूरा का पूरा ब्लॉकेट का प्रकरण चल रहा था, तो चाइना ने फूड सप्लाईज को नेपाल तक पहुंचाने के लिए एरोप्लेन का सहारा लिया था और एरोप्लेन से फूड को जमीन पर ड्रॉप किया था। और इसके बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि चाइना और नेपाल का रिलेशंस दिन ब दिन इंप्रूव होता जा रहा है और इंडिया और नेपाल का रिलेशन दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है। तो ये तो बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की। अब बात करते हैं चाइना फैक्टर की, कि चाइना किस तरह से आज के समय नेपाल में अपना पकड़ मजबूत करते जा रहा है। अब साल 2015 में जैसे ही नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई, वैसे ही चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल पर लगातार बढ़ना शुरू हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही केपी ओली सत्ता में आए, तो उन्होंने सबसे पहले चाइना से एक अल्टरनेट ट्रांजिट राइट्स की मांग की कि नेपाल के पास एक ऐसा रास्ता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ काठमांडू है और ये चाइना का पोर्शन है तिब्बत का, यहाँ पर लहासा है। लहासा से काठमांडू तक एक नया रेलवे रूट डेवलप करने के लिए नेपाल ने चाइना को कहा। और इस लोकेशन पर, यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये लोकेशन, इस लोकेशन पर एक जगह है सिगास्ते। चाइना यहां से लेकर यहां तक का रूट डेवलप कर चुका है, सिगास्ते तक का, और यहां से मेयरली 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है सिगास्ते टू काठमांडू। अब सिगास्ते से काठमांडू तक जैसे ही रूट पूरा हो जाएगा, नेपाल का इंडिया पर डिपेंडेंस बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द कुछ नए स्टेप्स लेने की जरूरत है, ताकि ये भविष्य में हमारे लिए कोई किसी तरह का सिक्योरिटी कंसर्न क्रिएट ना कर दे। अब इसके अलावा अगर देखें तो साल 2016 में नेपाल और चाइना के बीच में एक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है, जिसके तहत कि 7 जो चाइना के पोर्ट हैं, इन्हें नेपाल के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा नेपाल लगभग 2000 ईस्वी के आसपास से ही चाइना कार्ड खेलना शुरू कर चुका है। नेपाल ने साल 2000 के आसपास से ही सार्क समूह में चाइना की एंट्री के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था।
लेकिन आज के समय सार्क समूह में इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि चाइना की एंट्री अभी तक सार्क समूह में हो नहीं पाई है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो बिम्स्टेक का जो मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल होता है उसमें 2018 में नेपाल ने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उससे जस्ट एक साल पहले साल 2017 में नेपाल ने चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज किया था और साल 2018 में भी नेपाल ने चाइना के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था। साल 2018 के बाद फिर अभी तक कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नेपाल और चाइना के बीच में नहीं हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 2018 के बाद से अभी तक मिलिट्री एक्सरसाइज नेपाल और चाइना के बीच में नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि भविष्य में नहीं होगा। भविष्य में इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हमें इस चीज पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि नेपाल का जिस तरह से धीरे धीरे चाइना की तरफ झुकाव बढ़ता चला जा रहा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भविष्य में खड़ा कर सकता है। तो हमें इस चीज पर जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है। अब इसके अलावा नेपाल ने कई बार चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो इसका ये रोड का प्रोग्राम है, रोड वाला, चाइना से एक रोड बना करके, ये आप देख सकते हैं यहां से रोड शुरू हो रहा है और ये पूरा रूट यहां से होते हुए ये पूरा रास्ता सीधे ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप से फिर यूरोपियन यूनियन तक जाए और फिर इसके बाद यहां से एक सी रूट के रास्ते पूरा का पूरा रास्ता यहां से डेवलप होते हुए फिर से चाइना तक पहुंच जाए। इस पूरे रोड को कहते हैं OBOR, यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। नेपाल ने कई बार इस बात की इच्छा जाहिर की है कि वो इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में मिलना चाहता है और मैंने आपको भी पिछले मैप में दिखाया था कि किस तरह से चाइना लहासा से एक ट्रांजिट रूट नेपाल के लिए डेवलप कर रहा है। तो भविष्य में इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो लहासा से काठमांडू तक का रूट है इसको OBOR प्रोजेक्ट से जोड़ दिया जाए ताकि चाइना नेपाल पर अपना इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ा सके। तो ये तो बात हो गई चाइना के नेपाल पर इन्फ्लुएंस की। अब जो करंट इशू इंडिया के साथ चल रहा है वो है काला पानी का विवाद। तो काला पानी के विवाद को भी जरा हम देख लेते हैं। ये मैप जो आप देख रहे हैं ये है काला पानी ट्राई जंक्शन। इस एरिया में काला पानी का ये रीजन है और यहां से काली नदी निकलती है। ये पूरा एरिया 372 स्क्वायर किलोमीटर का है। 372 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एरिया है। अब इसे ट्राई जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 3 क्षेत्र मिलते हैं। एक है काला पानी, दूसरा है लिम्पियाधुरा और तीसरा है लिपुलेख। इसका विवाद तब शुरू हुआ जब 8 मई 2020 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उत्तराखंड लिपुलेख को कनेक्ट करने वाली एक रोड का उद्घाटन किया। इस पर नेपाल ने अपना प्रोटेस्ट दिखाया था। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली इस एरिया को देखें तो 1962 के आसपास से भारत सरकार और इंडियन पैरामिलिट्री यहां पर पेट्रोलिंग कर रही है और यह विवाद सबसे पहले 1998 में नेपाल ने उठाया था। उसके बाद से फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर ने रोड का इनॉग्रेशन किया वैसे ही यह मामला फिर गर्मा गया। अब इस एरिया को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता 1816 के समय ही हो चुका है और उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। इस समझौते को कहते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली 1816। ये 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। इस समझौते में एक आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5 है। इस अनुच्छेद 5 में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नेपाल विल नेवर क्लेम एनी टेरिटरी वेस्ट टू द रिवर काली। लेकिन नेपाल का क्या कहना है, जो मान लेते हैं कि ये काला पानी का एरिया है और काली रिवर इस जगह से बह रही है, तो इधर जो वेस्ट का एरिया है इस पर नेपाल कभी भी क्लेम नहीं करेगा और जो ईस्ट का एरिया है वो तो ऑब्वियसली नेपाल का होगा। लेकिन नेपाल का ये कहना नहीं है कि हम इस नदी के हिसाब से चलेंगे। नेपाल का कहना है कि हम सोर्स देखेंगे कि नदी का सोर्स कहां से है, नदी की शुरुआत कहां से हो रही है। मान लेते हैं अगर नदी की शुरुआत यहां से हो रही है तो नेपाल का कहना है कि ये भी पूरा एरिया नेपाल का है। अब ऐसे थोड़ी होता है मेरे दोस्त। ट्रीटी में अगर सोर्स का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब है कि सोर्स का कोई वैल्यू नहीं है, रिवर का वैल्यू है। रिवर यहां से बह रही है तो इसके इधर का एरिया सारा का सारा हमारा होगा और इसके जो ईस्ट में एरिया होगा सिर्फ ईस्ट वाला एरिया ही नेपाल का होगा। लेकिन इसमें एक और समझने वाली बात यह है कि एक छोटे से एरिया के लिए नेपाल इतना ज्यादा विवाद भारत के साथ क्यों कर रहा है, अपने रिश्तों को इतना ज्यादा खराब करने नेपाल क्यों उतारू है। अब इस सवाल का जवाब हमें फिर से मैप में मिलेगा। तो मैं आपको मैप दिखाता हूं। इस मैप में देखिए कि ये है नेपाल, यहां पर हमारा उत्तराखंड का एरिया है और ये जो छोटा सा जगह है यहां पर ये है मानसरोवर। अब इंडिया से जितने भी लोग मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो इनके पास 2 रूट था। या तो ये यहां से पहले काठमांडू जाए और काठमांडू से फिर मानसरोवर जाए, या दूसरा रूट था कि हम यहां से पहले सिक्किम जाए और सिक्किम से फिर चाइना में होते हुए हम मानसरोवर जाएं।
अब जैसे ही हमने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से एक रूट डेवलप कर लिया और यहां तक पहुंच गए, तो इस जगह पहुंचने के बाद सिंपली हम इतना छोटा सा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो इससे नेपाल को नुकसान क्या था? नेपाल को सबसे बड़ा नुकसान था कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स आज के समय नेपाल के थ्रू मानसरोवर तक जा रहे थे, उसमें जो नेपाल को अर्निंग हो रही थी, उस अर्निंग पर वो अर्निंग अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो पहला तो एक ड्रॉबैक नेपाल के लिए ये था कि ये अर्निंग नेपाल का पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा था कि 1998 में भी इसने एक बार मुद्दा उठाया था। तीसरी बात ये थी कि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल पर बढ़ा है, तब से ही चाइना लगातार नेपाल को इनडायरेक्टली इंसिस्ट कर रहा है कि वो इंडिया के साथ नए नए टेंशंस क्रिएट करते रहे। और शायद यही रीजन है कि आज के समय इंडिया और नेपाल का रिलेशन इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि एक छोटे से एरिया को लेकर के, जिस पर नेपाल का पहले भी कोई क्लेम नहीं था, और अचानक से 1998 में एक बार क्लेम आया और उसके बाद फिर वो मामला पूरी तरह से दब गया था, उसे फिर नेपाल ने साल 2020 में उठा दिया। अब अगर इस मामले में भविष्य में कोई और डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो काला पानी पर फिर से स्पेशली बना दूंगा। तो अब हम वीडियो के आखिरी पार्ट पे पहुंचते हैं, जहां हम नेपाल और इंडिया के रिलेशंस को एंड करेंगे। तो ये है वे फॉरवर्ड का पोर्शन, जहां पर कि अब हम समझेंगे कि किस तरीके से भारत और नेपाल के बीच के संबंधों को फिर से मजबूत किया जा सकता है। तो इंडिया नेपाल रिलेशंस के अगर वे फॉरवर्ड की चर्चा करें कि भविष्य में इंडिया और नेपाल को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो है ज्योग्राफी का। मैंने आपको शुरू में ही मैप में दिखाया था कि चूंकि नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इसलिए उसको इंडिया पर डिपेंड होकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के तरफ चूंकि हिमालयन माउंटेन रेंज है, तो इस वजह से चाइना के साथ नेपाल का इकोनॉमिक रिलेशन ज्यादा आसान नहीं होगा। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है पीपल टू पीपल रिलेशन। और पीपल टू पीपल रिलेशन की चर्चा हम अपने पहले वीडियो में ही कर चुके हैं, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे भी जरूर देख लें। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पीडी इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि आज के समय इंडिया का जो भी प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहा है, हमें उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आज के समय इंडिया नेपाल में चला रहा है, उसे जितना जल्दी हम पूरा कर दें उतना बेहतर होगा हमारे लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कोऑपरेशन हमारा चल रहा है, उसे जल्दी से जल्दी हमें पूरा करना होगा। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें और इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा एक और चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है वो है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, क्योंकि आपको मालूम है कि नेपाल आज के समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बेचना चाह रहा है, और हमने जो प्रोजेक्ट्स नेपाल में इंस्टॉल किए हैं उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी नेपाल बिजली ही जनरेट करेगा। लेकिन वो बिजली को बेचेगा कहाँ? अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ना हो तो वो बिजली को बेच नहीं सकता। और एक सार्क इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाना बहुत जरूरी है। जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, इन सब के बीच में एक इलेक्ट्रिक ग्रिड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और एटलीस्ट अगर सार्क कंट्रीज के बीच में ना भी हो तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया, इन 4 कंट्रीज के बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय। तो अगर आपको एग्जाम में वे फॉरवर्ड लिखना हो इंडिया नेपाल रिलेशन का, तो आप इन सारे फैक्टर्स को इजीली कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अब लास्ट पॉइंट जो है वो है एक रेलवे लिंक और रोड लिंक डेवलप करना। अब रोड और रेलवे को लेकर के जो भी इश्यूज है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि अगर आपको एग्जाम में मैप बनाने की नौबत आए तो मैप में आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहली चीज है रक्सौल से काठमांडू तक एक रेलवे लिंक बनाना। आप जानते हैं बिहार में एक जगह है रक्सौल, यहां से काठमांडू तक के लिए हमें एक रेलवे रूट डेवलप करने की जरूरत है, ताकि चाइना जो लहासा से सिगास्ते तक आके बैठा हुआ है और सिगास्ते से वो सीधा काठमांडू पहुंचना चाह रहा है, तो हमें इसको भी रोकना है। तो इसके लिए एक रेल रूट इंडिया और नेपाल के बीच में होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी जरूरत है, ताकि नेपाल के जनकपुर से अयोध्या तक एक रोड बनाया जा सके, ताकि दोनों देशों के बीच एक कल्चरल बॉन्डिंग भी बनाया जा सके। तो अब हमने इंडिया नेपाल रिलेशन के हर एक टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर के भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और जैसे ही इस टॉपिक पर बहुत सारे सवाल मेरे पास आ जाएंगे तो एक सॉल्यूशन वीडियो भी मैं बना करके अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।